द टॉपिक की जान एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूटन्स लॉ इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक है, क्योंकि इस पे पूरे का पूरा हमारा टॉपिक जो है वो बना। अच्छा जी, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? मास की डेफिनेशन क्या बताई? अल्मा, डू नॉट राइट दिस डेफिनेशन। ठीक है, डू नॉट राइट दिस डेफिनेशन डाउन विद यू, ये डेफिनेशन सही नहीं है। लेकिन मैंने मास की बताई। मास एक प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर दैट अलाउज इट टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ मोशन और यूनिफॉर्म रेस्ट। ठीक है, तो समझो मास इज डायरेक्टली लिंक्ड टू इनर्शिया, बट डोंट राइट दिस डाउन। आई विल टेल यू द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ मास इन A2। अभी हमें मास की डेफिनेशन पता की जरूरत नहीं है। अच्छा, न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है? न्यूटन सेकेंड लॉ है कि अच्छा, हमने ओ लेवल्स में इस न्यूटन सेकेंड लॉ को भी गलत पढ़ा है। हमने पढ़ा था, पता नहीं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन बट एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और फोर्स इक्वल्स टू ma पढ़ लिया था, और पता नहीं क्या था वो गलत है भाई। न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो बहुत छोटा सा है। वो कहता है फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो इतना सा है, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड देयर इज नथिंग एल्स इंक्लूडेड इन न्यूटन सेकेंड लॉ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो है वो आपकी ए लेवल्स की डेफिनेशन है। ठीक है, और आज की क्लास के बाद अगर मैंने किसी से पूछा कि डिफाइन फोर्स और उसने इस डेफिनेशन के अलावा कोई भी जवाब दिया तो उसकी खैर नहीं होगी। यू नीड टू मेमोराइज दिस, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। लिटरली हर साल ये सवाल आया होता है, डिफाइन फोर्स, डिफाइन फोर्स। एक मार्क का, एक मार्क लूज करके आने की जरूरत नहीं है। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं है, फोर्स v dm by dt नहीं है, फोर्स एजेंट नहीं है, फोर्स पुश और पुल नहीं है, फोर्स कुछ भी नहीं है। फोर्स ये है, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये लिख के आओगे तो एक मार्क मिलेगा, ये नहीं लिख के आओगे तो भूल जाओ उस मार्क को। ठीक है, बाकी हम जो है वो थोड़ी सी और इसमें एडिशन कर देते हैं कि इट इज अ वेक्टर मेजर्ड इन न्यूटन्स। ठीक है, और अब मैं बहुत जो है वो गुस्से से कह रहा हूं ये, हालांकि लग नहीं रहा होगा, लेकिन प्लीज प्लीज कोई और डेफिनेशन कोई नहीं लिख के आएगा, ये डेफिनेशन याद कर ले। ठीक है, दिस इज एज फैक्चुअल टू यू एज जो भी आपकी जिंदगी में कोई भी अगर इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद है उसको इसी तरह से याद रखें कि फोर्स भी बिल्कुल यही से यही लिख के आना है। इसके अलावा कुछ भी लिख के आएंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, इवन इफ यू आर करेक्ट you will not get the marks। सही है, so force is the rate of change of momentum। नाउ मोमेंटम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मोमेंटम एक नई चीज है। ठीक है, और मोमेंटम को अभी मैं जो हूं वो क्रूडली डिस्कस करूंगा, हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे रिगार्डिंग मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है उसका मास है और वो किसी वेलोसिटी पे जा रहा है तो भाई मोमेंटम क्या कहता है? मोमेंटम कहता है कि भाई सीधा सीधा आप क्या करो, P इज फॉर मोमेंटम। मोमेंटम कहता है मास इनटू वेलोसिटी कर दो, आपको मोमेंटम मिल जाएगा आपका। द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मास इनटू वेलोसिटी, इट इज अ वेक्टर मेजर्ड इन kg मीटर पर सेकेंड। सो इट इज अ वेक्टर मेजर्ड इन kg मीटर पर सेकेंड। और है क्या? बहुत सिंपल है, अगर एक ऑब्जेक्ट है उसकी मास और उसकी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो मोमेंटम मिल जाएगा। सिंपल, वेरी इजी। एंड रिमेंबर दिस, वेलोसिटी बोल रहा हूं, ठीक है, स्पीड नहीं बोल रहा। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, वट एवर द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो मोमेंटम की भी आपकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अच्छा जी। नाउ अभी तक तो हमने इतना डिस्कस कर लिया, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम्स। अब मुझे ये बताओ, ठीक है, हमने ये पहले डिस्कशन करी है एंड आई होप एवरीवन गेट्स द आंसर टू दिस, कि अगर मैं मोमेंटम और टाइम का ग्राफ बना दूं, इफ आई ड्रॉ मोमेंटम और टाइम का ग्राफ, और वो कुछ ऐसा बन रहा है, तो फोर्स इस ग्राफ में से कैसे निकलेगी? यूजिंग दिस डेफिनेशन। हाउ शुड आई फाइंड आउट द फोर्स? अब्दुल्ला सेज ग्रेडियंट। डज एवरीवन एग्री विद अब्दुल्ला? ग्रेडियंट होगा कि नहीं होगा, या कुछ और होगा? Yes, so remember this,
कोर्स में जो भी ऐसी डेफिनेशंस आ रही हैं जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस, ठीक है, तो आपने ना इसको हम पहले थोड़ा सा इस तरीके से भी देख लेते हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि फोर्स इज एक्चुअली dp बाई dt, ठीक है। अगर किसी को डीपी वाली जबान समझ आती, डी वाली जबान समझ नहीं आती, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। सो इट्स बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर मैं मोमेंटम को y एक्सिस पे प्लॉट कर दूं और टाइम को x एक्सिस प्लॉट कर दूं और फिर इन दोनों का जो है वो चेंज लेके डिवाइड कर दूं, यानी चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस ग्राफ में से ग्रेडियंट क्या बताएगा? आपको इस ग्राफ में से ग्रेडियंट फोर्स बताएगा। और अब्दुल्ला और एमन के अलावा बाकी सब कंफर्म करें। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी, कोई चीज जो ऐसी समझ नहीं आ रही हो? अच्छा जी, नाउ फोर्स टाइम ग्राफ, अगर मैं फोर्स और टाइम का ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, इफ आई ड्रॉ फोर्स एंड टाइम का ग्राफ, तो मुझे बताओ इसमें से मैं मोमेंटम कैसे निकालूंगा? एरिया अंडर द कर्व। क्यों? बिकॉज आप जो है फोर्स इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी बोल रहे हो, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि एफ को अगर मैं डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दूं, एफ इंटू डेल्टा टी विल गिव बी द चेंज इन मोमेंटम। तो अगेन एरिया वाली टर्मिनोलॉजी आ गई, दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसका मतलब है वो क्या बोल रही हैं? वो बोल रही हैं एरिया, ठीक है। इसको कोर्स में आपके जो है वो एक डिफरेंट नाम से जाना जाता है। यू कॉल दिस एज द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स, ठीक है। दिस इज नोन एज द इम्पल्स ऑफ अ फोर्स। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स कुछ भी नहीं है, इम्पल्स ऑफ अ फोर्स ये है, फोर्स जितने टाइम के लिए एक्ट कर रही थी उससे चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। सो वी कॉल दिस दैट। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर फोर्स और टाइम का ग्राफ बना हुआ होगा तो उसमें अगर एरिया निकालने की कोशिश करोगे, if you try to work out the area under the graph at any time, so it will give you the change in momentum. इसको भी दिमाग में रखिएगा, it will not give you the actual momentum, it will give you the change in momentum, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया? यू हैव स्टडीड एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। आपने हो सकता है कोई और फॉर्मूला भी पढ़ा हो। लेट्स प्रूव दोस फॉर्मूलाज और समझ लेते हैं हम आज उनको कि हमने वो क्यों पढ़े हैं, व्हाई आर देयर टू डिफरेंट फॉर्मूलाज, ठीक है। आप लोगों ने शायद आप एक ही फॉर्मूला आपको अभी तक फेमिलियर हो। सो यू नो भाई एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सही है। तो इसको जरा हम प्रूव करने की कोशिश कर लेते हैं। सो यू नीड टू बी नोइंग टू फॉर्मूलाज रिगार्डिंग योर फोर्सेस, ठीक है। फोर्सेस के बारे में दो फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि फोर्स कैलकुलेट कैसे होती है। अच्छा, आपको पता है फोर्स क्या है? फोर्स है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मैं डेल्टा पी ही ले लेता हूं बिकॉज दैट विल बी मेकिंग इट इजियर, या नहीं, आई शुड बी यूजिंग दिस इज मच मोर बेटर, ठीक है। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब चेंज वाली चीज है, ठीक है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डीपी बाई डी टी। अच्छा जी, नाउ पी क्या था? पी था आपका एमवी, सो आई विल पुट इन एमवी ओवर हियर। सो फोर्स इक्वल्स टू डी एंड देन एम इनटू वी अपॉन डी टी, राइट। सो व्हाट आई वांट यू गाइस टू रियलाइज कि जब आपका कांस्टेंट मास होता है, व्हेन यू हैव ए कांस्टेंट मास, ठीक है, जब भी ओ लेवल में यू विल बी यूजिंग एफ इक्वल्स टू एम ए। क्यों? बिकॉज 99% ऑफ द केसेस में क्या था? गाड़ी है, बंदा है, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, सबका कांस्टेंट मास होता है। एवरीथिंग ऐसा नहीं होता बीच के मोशन में या बीच की जो है जो भी चीज हो रही थी उस बीच में किसी में उसका मास डिक्रीज हो गया या उसका मास इंक्रीज हो गया, नहीं। अगर बंदा है तो उसका मास कांस्टेंट रह रहा है, गाड़ी है तो उसका मास कांस्टेंट रह रहा है, राइट। It never changed. So this is for the constant mass जो भी डेरिवेशन कर रहा हूं। अगर आपके पास कांस्टेंट मास है, so dm by dt, जब मास में कोई चेंज नहीं आ रहा है, when there is no change in the mass, I will pull this mass outward, क्योंकि इसमें चेंज ही नहीं है तो मैं उसका चेंज क्या लूं? तो ये dv by dt बन जाता है। You all know dv by dt क्या था? dv by dt था force equals to mass into acceleration। और ये फॉर्मूला हमने बहुत पढ़ा है और बहुत इस्तेमाल किया है, ये आता है यहां से, ठीक है। बट हरगिज फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को नहीं भूलेंगे। कोई डेफिनेशन पूछे तो यही लिखेंगे और ये फॉर्मूला भी बहुत काम आएगा। डेरिवेशन आएगी एफ इक्वल्स टू एम ए की? नहीं, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू डू डिफरेंशियल्स। ये बेसिकली प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। ये तो मैंने बहुत क्रूडली अभी करके दिखा दिया, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है इधर, लेकिन प्रोडक्ट रूल करोगे तो वो ही आ जाएगा।
ठीक है, डेरिवेशन पता होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीज समझाना चाह रहा हूं वो पता होने की जरूरत है। अच्छा, अब सपोज करो आपके पास कांस्टेंट मास नहीं, लेकिन आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, राइट? इफ आई से कि यू हैव ए कांस्टेंट वेलोसिटी, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, सो अगेन एफ इक्वल्स टू क्या होगा, dp बाई dt होगा, राइट? और इस दफा एक्स एफ इक्वल्स टू डी एम वी बाई डी टी। एंड देन अब देखोगे मास चेंज हो रहा है, मैंने अब नहीं बोला कांस्टेंट मास है, मैंने बोला है कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी मास का कोई ना कोई चेंज हो रहा है। सो देयरफॉर इस दफा मैं v को बाहर ऐसे ले आता हूं बिकॉज वो कांस्टेंट है, सो मैं v को बाहर ले आया तो अंदर बच गया डी एम बाई डी टी। ठीक है, सो यू हैव अनदर फॉर्मूला इन योर कोर्स, ये बहुत हमें काम आएगा, कहां काम आएगा, जेट ऑफ फ्लूइड में काम आएगा। और अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल करा भी देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, राइट? सो दिस इज 2 एंड दिस इज 1। यू हैव टू फॉर्मुलाज विच यू नीड टू नो, और बाकी ये तो पता होने की जरूरत है, ठीक है? अगर मोमेंटम का चेंज निकाल लो, उसको टाइम से डिवाइड कर लो तो फोर्स वैसे ही आ जाएगी, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा जी, वी डी एम बाई डी टी में एक और चीज बस ये बताता चलूं कि इस चीज को जो डी एम बाई डी टी है, विच इज द चेंज इन मास अपॉन द चेंज इन टाइम, इसको आप अक्सर और बेशतर मास फ्लो रेट कहते हो। ठीक है, मास फ्लो रेट क्यों कहते हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द एग्जांपल ऑन द नेक्स्ट पेज। अगर दोनों कांस्टेंट ना हो v एंड m, तो फिर चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, समझे? अगर दोनों ही कांस्टेंट ना हो तो चेंज इन मोमेंटम निकाल के कर लो, वैसे भी चेंज इन मोमेंटम दे देगा हमेशा, राइट? वैसे भी चेंज इन मोमेंटम दे देगा, लेकिन दीज आर जस्ट सुपरलेटिव केसेस फॉर यू। अगर दोनों चेंज हो रहे हैं ना, यस अब्दुल्ला, अगर दोनों चेंज हो रहे हैं, एम भी चेंज हो रहा है, वी भी चेंज हो रहा है, राइट? सो आप जो है वो एक पॉइंट पे एमवी से यू टेक आउट द मोमेंटम, और दूसरे वाले पॉइंट पे एमवी से करके दूसरे पॉइंट पे मोमेंटम निकाल लोगे, राइट? जब मोमेंटम आ गया तो दोनों का चेंज उठा के डालो और टाइम का चेंज उठा के डाल दो, वही हो गया। इसको समझ लेते हैं भाई। सपोज करो यू हैव अ रॉकेट, ठीक है, यू हैव अ रॉकेट। एक्चुअली दिस इज योर रॉकेट, और ये रॉकेट जो है ये ऑब्वियसली फ्यूल इजेक्ट करके ये उड़ रहा होता है, ठीक है? लेट्स से दैट इट हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और ऑब्वियसली जब फ्यूल इजेक्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ इसका मास कम होता चला जा रहा है, ऐसा ही हो रहा होगा। अच्छा, अब मैं जरा ये दिखा दूं कि F इक्वल्स टू एम ए क्यों नहीं लगेगा इसमें। F इक्वल्स टू एम ए से अगर कैलकुलेशन करना चाहोगे तो भाई आपको पता है क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो आपकी फोर्स क्या आ रही है, इस फॉर्मूला से 0 आती है, यानी ये आपको बोल रहा है कि आपके रॉकेट पे कोई फोर्स नहीं है। हालांकि वी नो रॉकेट पे फोर्स होती है जब भी तो ऊपर जा रहे हैं, राइट? ऐसे ही तो नहीं होता रॉकेट खुद ही उड़ने लग गया हवा में, राइट? देयर मस्ट बी सम फोर्स जो इस रॉकेट को ऊपर लेके जा रही है। अगर रॉकेट कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रहा है तो व्हाट इज द फोर्स, कैसे आ रही है फोर्स? वो इसलिए है बिकॉज F इक्वल्स टू एम ए इज द नॉट द कंप्लीट पिक्चर। कंप्लीट पिक्चर रेट चेंज ऑफ मोमेंटम है, एंड देन वी विल बी यूजिंग दिस वाला फॉर्मूला, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला फॉर्मूला, ठीक है? सो लेट्स सी। अच्छा, सो आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो मैं दे रहा हूं आप लोगों को एज 1000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? एंड यू आर लूजिंग अ मास ऑफ 500 kg पर सेकेंड, ठीक है? सो रॉकेट इजेक्ट्स 500 kg each second, राइट? सो आपका ये है, यू नो दैट देयर इज अ फोर्स एक्टिंग, और कांस्टेंट वेलोसिटी होने की वजह से यू विल बी यूजिंग वी डी एम बाई डी टी। ये सिर्फ फोर्स इस तरीके से आएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन से नहीं आ पाएगी। सो यू नो द वेलोसिटी इज 1000, and then dm by dt, आप 500 kg लूज कर रहे हो each second. So what's the delta m? The delta m is 500, and the delta t is 1 second. So 1 आ गया, 1000 into 500, आपके पास 500,000 न्यूटन्स जो है वो अप्लाई हो रहे हैं जब भी रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है। एनी प्रॉब्लम्स? जस्ट कीप दिस इन माइंड। अभी बहुत क्रूडली दिखाया, आगे जाके पूरी इसकी बहुत बड़ी डेरिवेशन है जिससे बहुत सारे लोग डर जाते हैं, और इसका एक पूरा अपना ओन कॉन्सेप्ट है जो फोर्सेस में है, ठीक है? कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, नहीं है कोई कंफ्यूजन तो फिर भी बताओ।